चलिए अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का जो हार्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है, उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है? तो 3 रीजन से हम समझ सकते हैं। नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए? तो ये 3 रीजन से जिसको एक एक करके हम समझेंगे कि वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड वाई बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस को प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? उसका पहला रीज़न नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है। हम फूड के लिए डिपेंडेड है नेचर के ऊपर, फायरवुड एंड फाइबर्स के लिए डिपेंडेड है। इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, जो हम मार्केट में बेचते हैं, जैसे टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइस, रेजिन्स, परफ्यूम्स, वो भी नेचर से आती है। इवन मेडिसिन्स के रिसोर्सेज भी प्लांट्स और कुछ एनिमल है। तो साफ सी चीज़ है, वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन इकोसिस्टम और नेचर। हम सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हैं। ह्यूमंस अगर खुद को देखें तो वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, वो डिपेंडेड है इकोसिस्टम के ऊपर। तो डेफिनेटली इकोसिस्टम के सपोर्ट से हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं। हम जो नीड के लिए चाहते हैं उतना तो मिल जाता है, पर ये चीज़ ग्रीड की है, ये नीड की चीज़ नहीं है। सिर्फ फूड नीड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो है वो सुख सुविधा के लिए है, वो ज़्यादा पैसे कमाने की बात है। बाकी नेचर ने इतना तो प्रोड्यूस किया ही है कि आप अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए उतना तो खोज ही सके जितना आपको चाहिए। इसीलिए इसको नैरो यूटिलिटेरियन बोला है। नैरो एंगल से देखने की बात है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं देख रहे। अभी भी देख रहे तो क्या देख रहे, हम अपनी ग्रीडी देख रहे। 25%, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। 25% से ज़्यादा ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती है। और अगर देखें तो 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है मेडिसिनल वैल्यूज़। 25,000 ऐसे प्लांट है जिनमें मेडिसिनल वैल्यूज़ है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने खुद की बात की। हमें इससे मेडिसिन चाहिए, हमें नेचर से फूड चाहिए, फायरवुड चाहिए, फाइबर चाहिए, टेनिन चाहिए, रेजिन चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए। बस हमें सब कुछ चाहिए उससे। हम देना कुछ नहीं चाहते, हम उसको केयर भी नहीं लेना चाहते। तो अगर ये सब कुछ आपको चाहिए, भले ही आपकी ग्रीड है, नीड नहीं है, फूड एक नीड है, अगर ये आप कंटिन्यूअस पाना चाहते हो तो डेफिनेटली इकोसिस्टम को मेंटेन करिए। इकोसिस्टम कैसे मेंटेन होगी? जब इकोसिस्टम के जो प्यादे हैं, इकोसिस्टम के जो मेंबर्स है वो मेंटेन होंगे, वो स्टेबल रहेंगे। और वो कौन है? स्पीशीज़। तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को ही कंजर्व करना पड़ेगा आपको। इसी रीज़न से इसको नैरोली यूटिलिटेरियन कहा, क्योंकि इसमें हमने अभी भी हमारी बात की है। इसमें हमने ये नहीं बोला कि बायोडाइवर्सिटी के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन से हमें और भी स्पीशीज़ के बचने का फ़ायदा मिलेगा, और भी स्पीशीज़ को हैबिटेट मिलेंगे, वो भी सेफ होंगे, वो भी सेव होंगे, उनका भी सर्वाइवल हो पाएगा, वो भी एग्जिस्टेंस बचा पाएंगे। इसलिए इसको नैरोली बोला, क्योंकि हम नैरो एंगल से सोच रहे, अभी भी खुद की ग्रीड को सेंटर में रख के सोच रहे। इकोसिस्टम से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये फिगर से हमें पता चल रहा है। फूड एंड फायरवुड हमें इकोसिस्टम से ही मिलता है। फाइबर्स एंड ड्रग्स इकोसिस्टम की देन है। टेनिन्स एंड लुब्रिकेंट्स जिनके रिसोर्सेज प्लांट है, और प्लांट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि वही तो है प्रोड्यूसर्स। डाइस एंड रेजिन्स ये भी इकोसिस्टम से ही हमें मिलता है। ये जो अच्छी अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम्स लगा के हम जो निकलते हैं ना रास्तों पे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी एक एटीट्यूड, अपनी एक पर्सनालिटी दिखाने के लिए, ये परफ्यूम्स भी इकोसिस्टम से ही मिलता है। इसके भी रिसोर्सेज मोस्टली प्लांट्स ही होते हैं। अगर चाहते हो ये परफ्यूम्स भी मिले लगाने को, अच्छी परफ्यूम आपके पास पहुंचती रहे, तो इकोसिस्टम को बचाइए। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे वाइड सोचता है, ब्रॉड सोचता है, इसलिए इसका नाम है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। अपना नहीं सोचना, सबका सोचना है। तो अगर बड़े ब्रॉड विजन से देखें
अगर आँखों को सही तरीके से खोल के देखे, जो संकुचित दिमाग है, जो नैरो मेंटालिटी है, अगर उसकी बॉर्डरों को तोड़ के ओपनली अगर सोचे तो पता चलेगा कि इस पूरी इकोसिस्टम के मेंटेनेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, अलग अलग स्पीशीज़ को नेचर ने अलग अलग रोल दिया है और वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग रोल को प्ले कर रहे हैं। इनमें से एक भी खत्म हो जाती है तो वो रोल प्रॉपरली प्ले नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली इकोसिस्टम क्रैश तो उसके साथ हम भी क्रैश। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है और भी एनिमल स्पीशीज जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पोलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स, ये आप जान ले कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स पोलिनेटर्स हैं और विदाउट पोलिनेटर्स आपको कोई भी प्लांट पल्सीज, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी पका के नहीं दे सकते। फ्लावर से ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सीज के फॉर्म होने के लिए पोलिनेशन ज़रूरी है और पोलिनेशन पोलिनेटर करते हैं। एंड सबसे लास्ट एस्थेटिक प्लेजर, ये भी हमने देखा था। इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, बहुत डिफरेंस दिखाती है, बहुत वेरिएशन शो करती है हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनिज्म, इसीलिए एक एस्थेटिक लुक मिलता है। फॉरेस्ट में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम कुछ नया देखना चाहते हैं अपने रूटीन से। जू को इसलिए विजिट करते हैं क्योंकि हम अलग अलग एनिमल स्पीशीज को देखना चाहते हैं, जो एस्थेटिक रीज़न है। पोलिनेटर की इस फिगर में आपको अलग अलग पोलिनेटर्स दिखाए हैं, जैसे बीज दिखाई है, बम्बल बीज दिखाई है सेकंड फिगर में, थर्ड में आपको बर्ड दिखाया हमिंग बर्ड और फोर्थ फिगर में आपको बेट दिखाया। ये वो पोलिनेटर्स हैं जो फ्लावर में पोलिनेशन का काम करते हैं और आप जानते हैं कि पोलिनेशन के बाद ही फ्लावर एम्ब्रियो फॉर्म करता है जो सीड में कन्वर्ट होता है और उससे फिर फ्रूट भी बनते हैं। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर कन्वर्जन से क्या फॉर्म होता है, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस। अब है बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसका तीसरा रीज़न, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। उसके जो 3 रीज़न थे, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट, उसमें एथिकल आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा टॉप पे है और सुपीरियर और डोमिनेटिंग है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर हमारी नीड किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, ग्रीड किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, वहाँ से हमें फ़ायदा मिलता है तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस को बचाए रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के एग्जिस्टेंस में हमारा भी एग्जिस्टेंस है। पर जब आपका कोई भी फ़ायदा नहीं जुड़ा किसी चीज़ से, कोई नीड नहीं है उससे, कोई ग्रीड नहीं है उस चीज़ के साथ, फिर भी आप उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करते, हेल्प करते, उसको सपोर्ट करते, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी, वो एथिकल आर्ग्यूमेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि एवरी स्पीशीज़ हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। नेचर ने किसी भी चीज़ को फालतू में नहीं बनाया, कोई भी चीज़ गार्बेज या कचरा बन के नहीं आई। इस अर्थ पे अगर कोई भी स्पीशीज़ को फॉर्म किया गया है इवोल्यूशन प्रोसेस से, नेचुरल सिलेक्शन से, तो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट थी इकोसिस्टम में, इसीलिए वो क्रिएट हुई है। और जब तक उसका काम होगा, जब तक उसका रोल होगा इकोसिस्टम में, तब तक वो रहेगी और वो नेचर को डिसाइड करना है कि कब उसको ख़त्म करे और कैसे ख़त्म करे, वो हमारा रोल नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कोई काम का नहीं, मुझ में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता हो, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं, पता नहीं मैं क्या कुछ कर पाऊँगा या नहीं, आगे बढ़ पाऊँगा ही नहीं। पर सोचने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से आपको एक्चुअल में सोचना और समझना चाहिए कि नेचर ने हर एक चीज़ को किसी ना किसी मकसद और रीज़न से बनाया है। अगर ह्यूमन स्पीशीज़ के अंडर आपका भी बर्थ हुआ है तो डेफिनेटली आपका भी कोई की रोल है इकोसिस्टम में, आपका भी कोई की रोल है इस अर्थ पे। उसको समझने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। अगर जिस दिन आप जान लेते हो कि आपने बर्थ क्यों लिया, वो आपका सेकंड बर्थ होगा और बस उसी दिन से आपकी एक्चुअल लाइफ शुरू होगी। अब तक जो आप जी रहे वो मुर्दे की तरह जी रहे, वो एक डेड इंसान की तरह जी रहे। लाइफ की शुरुआत तो तभी पॉसिबल है जब आप ज़िंदगी का और लाइफ का मकसद समझ लें। उसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे वो आप सोए हुए कर रहे, आप नींद में कर रहे।
सेकेंड टॉपिक देखते, वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग। ये भी मैंने बहुत बार बताया, बड़ा बनने से किसी भी चीज़ का यूज़ करने का आपको कोई हक नहीं मिल जाता। आप बड़े हैं, आप स्ट्रेंथफुल है, आप डोमिनेटिंग है, आप पावरफुल है, आपके पास कोई पोजीशन है बड़ी, तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। बड़ी पोजीशन, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा पावर, ज़्यादा डोमिनेशन, इन सब के साथ आप किसी का इस्तेमाल कर सकते खुद के फ़ायदे के लिए, नेगेटिव यूज़ कर सकते उसका। और सेकंड रीज़न ये होता है कि जब बड़े हैं तो छोटों की केयर करना और सेकंड पेरेंट्स की तरह काम करना, वो आपकी मॉरल ड्यूटी है। नेचर को पता था कि वो सब जगह डायरेक्ट वे में नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए नेचर ने ह्यूमन स्पीशीज को क्रिएट किया, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज दूसरे नेचर मतलब दूसरे पेरेंट्स, नेचर की तरह पेरेंट्स बन के जो भी रिसेसिव स्पीशीज है जो उससे नीचे आती है, वो सारी स्पीशीज इसका केयर कर सके, सारी स्पीशीज को संभाल सके। अब आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप क्या कर रहे हैं।